बजट शुरू होने से पहले और बजट के बाद हम लोगों की तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज हर साल होती है। हम जब भी बजट से पहले हर इंडस्ट्री में जा जाकर उनसे डिमांड पूछते हैं कि बजट में इस बार क्या कुछ हो सकता है, क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, आपकी डिमांड क्या है। हम पूछते हर बार है, सरकार कुछ अनाउंस भी करती है, ये भी अपनी डिमांड रखते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ होता है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए और चेक करने के लिए कोई नहीं जाता है। चलिए इस बार भी उसी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए मैं मुंबई के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ऑफिस दफ्तर से हूं, जहां हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। वीबी मेहता साहब हैं, ईडी हैं सीके, और साथ ही संदीप बजोरिया जी हैं सनविन ग्रुप के सीईओ, और साथ ही हमारे साथ विजय डाटा साहब भी है, विजय सॉल्वेक्स के एमडी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फिर से एक बार फॉर्मेलिटी के साथ ही शुरुआत होगी और बजट पे बातचीत होगी। हालांकि कितना कुछ आप लोगों की डिमांड पूरी हो पाती है और क्या ग्राउंड पर क्या कुछ मिल पाता है तो बाद की बात है। डिमांड सप्लाई से शुरू करेंगे। मेहता जी आपके पास ही आता हूं, क्या लग रहा है जो करंट जो सिनेरियो है हिंदुस्तान का, हम कितना खपत करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, हमारी इंपोर्ट पर कितनी डिपेंडेंसी है और किस तेल में कितनी डिपेंडेंसी है, उसका एक ब्रेकअप सबसे पहले दर्शकों को बताइए, फिर फ्लो को आगे ले जाएंगे। देखिए, इंडिया का जो पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। आज टोटल डिमांड जो एडिबल ऑयल की है कम से कम 250 लाख टन की है। उसके सामने जो लोकल प्रोडक्शन है 100 से 110 लाख टन का है। जो गैप है कम से 150 लाख टन का, वो इंपोर्ट थ्रू हम ब्रिज करते हैं। इंपोर्ट में मेनली पाम ऑयल आता है जो इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। 60% पाम है और 40% सॉफ्ट ऑयल है। सॉफ्ट ऑयल मतलब सनफ्लावर और सोयाबीन, जो मेनली सनफ्लावर आता है सॉरी यूक्रेन एंड रसिया से। जहां तक सोयाबीन का कंसर्न है मेनली अर्जेंटीना, ब्राजील और स्मॉल क्वांटिटी यूएसए से अपने यहाँ आती है। हाँ जी, ओके, तो ये डिमांड सप्लाई का सिनेरियो था, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी 55 से 60% के आसपास हम इंपोर्ट पर ही निर्भर है, और हम पाम तेल की जो हमारे यहाँ आपूर्ति होती है, इंडोनेशिया और मलेशिया मेजर सप्लायर है। इसके अलावा अगर आप सोया तेल की अगर बात करें तो वो अर्जेंटीना, ब्राजील जैसे कंट्रीज से आती है, और अगर सनफ्लावर की बात करें तो यूक्रेन और रूस से आती है। लेकिन यहाँ पर सरसों, जहां पे हम एक बड़े उत्पादक के तौर पर है और एक हमारा मेजर प्लेयर भी हैं, विजय डाटा साहब, विजय सॉल्वेक्स से आते हैं। विजय डाटा साहब, सरसों की स्थिति बताइए, किस तरह के डिमांड सप्लाई की स्थिति है, मौजूदा स्थिति, और आगे किस तरह से इसका जो मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स, इसका जो परसेंटेज है, मार्केट शेयर है, वो आगे क्या कुछ बढ़ने वाला है क्या, उसकी स्थिति बताइए सरसों की। देखिए, देश में सरसों की पैदावार इस साल अच्छी रही है और सरसों की क्रशिंग भी ठीक रही है। हाफेड और नाफेड ने भी काफी अच्छा माल खरीदा है, करीब 19-20 लाख टन के करीब माल खरीद लिया है। किसान थोड़ा सा एमएसपी से नीचे अभी भाव चल रहे हैं तो थोड़ा रिलक्टेंट है, थोड़ा कम माल ला रहा है मंडियों में। इसकी वजह से भाव में डिफरेंस भी सरसों तेल का काफी ज्यादा हो गया है। इंपोर्टेड तेल जो 150 से नीचे बिक रहे हैं, पाम ऑयल तो 90 के करीब बिक रहा है, सोया और सनफ्लावर भी करीब 95 रुपए किलो करीब बिक रहे हैं। उसके मुकाबले सरसों तेल का दाम 115 और 120 रुपए के बीच में चल रहा है। तो सरसों की प्रॉपर क्रशिंग नहीं हो पा रही है, और अभी तो सरसों तेल की पोजीशन टाइट ही है, पूरी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। नाफेड हाफेड भी नहीं बेच रही है। अभी सुना है नेक्स्ट वीक से या इसी वीक से एंड में बेचना शुरू करेंगे। अभी तक लोग इन्होंने छोड़ा नहीं है माल, तो थोड़ी टाइट पोजीशन चल रही है। आगे देखो, गवर्नमेंट छोड़ेगी माल तो क्रशिंग बढ़ेगी और तेलों के भाव भी थोड़ा सा, सप्लाई भी बढ़ेगी और कंज्यूमर को माल भी ज्यादा मिलेगा। अभी तो ऐसी स्थिति है। ओके, तो ये डिमांड सप्लाई की स्थिति सरसों को लेकर, ओवरऑल मार्केट को लेकर आपने अपना व्यू बता दिया। संदीप जी, अब आपसे मैं प्राइस की बात करना चाह रहा हूं। इन खाने के तेल के दाम के प्राइस मौजूदा सिनेरियो में कैसा लग रहा है? क्या सप्लाई की स्थिति है? क्या ग्लोबल जो सप्लाई है उसमें क्या दाम यहां से आगे और बढ़ने वाले हैं? आपका टेक इस पे क्या है? विश्वमोहन जी, आज आप इस बारिश में हमारे एसोसिएशन के ऑफिस में आए। ब्यूटीफुल सीन आपको पीछे दिख रहा है। और अभी हम 10 दिन पहले ब्राजील से आए हैं। हमारा डेलीगेशन एसोसिएशन का ब्राजील गया था। लास्ट ईयर हमने अर्जेंटीना डेलीगेशन लेके गए थे। साउथ अमेरिका में क्रॉप, ब्राजील में 153 मिलियन टन का क्रॉप है, अर्जेंटीना में 50 मिलियन का क्रॉप है। क्रॉप बहुत बड़े हैं वहाँ, लेकिन क्या है कि ब्राजील तो सीडी बेच देता है 100 मिलियन टन, 95 से 100 मिलियन टन, बहुत सारा उसमें
95% चाइना को जाता है और 55 मिलियन वो क्रश करते हैं। 55 मिलियन जो वो क्रश करते हैं उससे उनका 100 लाख टन तेल बनता है और जो 100 लाख टन तेल ब्राजील में सोयाबीन का बनता है उसमें से वो 65 लाख टन तेल बायोडीजल में लगा देते हैं। उसके बाद वहाँ वो लोग करीबन आप समझ के चलिए 20 लाख टन तेल लोकल कंजम्पशन में चले जाता है। एक्सपोर्ट के लिए ब्राजील के पास 15 लाख टन तेल है सिर्फ सोयाबीन ऑयल। वहाँ अर्जेंटीना में जाएंगे तो अर्जेंटीना का प्रोडक्शन जो है वो करीबन 75 लाख टन का है और 75 लाख टन में से 65 लाख टन वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में जो भी सोयाबीन ऑयल आ रहा है वो मेनली अर्जेंटीना और बेसल में टॉप अप ब्राजील से होता है, वो यहाँ इंडिया आता है। 30-35 दिन का हमारा वॉयज जर्नी है वहाँ से शिप में इंडिया आने का, लेकिन हमें कोई कमी नहीं रही है। इंडिया ये साल मुझे लग रहा है जो हमारा ऑयल ईयर चल रहा है अभी 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024, तो इस ऑयल ईयर में मुझे लग रहा है करीबन 32 से 33 लाख टन हमारा सोयाबीन ऑयल आएगा इंडिया में। हमारा 35 लाख टन सल्फर आएगा, जो डॉक्टर मेहता ने कहा कि रशिया इज द मेन सप्लायर नाउ सल्फर ऑयल हमारे लिए। रशिया से हमारा करीबन 18-20 लाख टन तेल आता है, 8-10 लाख टन यूक्रेन से आता है और बाकी हमारा अर्जेंटीना और दूसरे यूरोपियन कंट्री से आता है। तो 35 लाख टन सल्फर आएगा ये साल, 35 सल्फर और 33 सोया, तो आप समझिए 68 लाख टन तो हमारा सॉफ्ट ऑयल हो गया दोनों मिला के। और मेरे अनुमान से करीबन आप समझ के चलिए 93 लाख टन पाम ऑयल आएगा। तो टोटल इंपोर्ट ये साल करीबन 160 लाख टन का होगा और इनफ है हमारे लिए मोर देन इनफ है। पोर्ट में स्टॉक्स बहुत पड़ा है इम्पोर्टेड ऑयल का, टंकियां लबालब भरी हुई है। लोकल क्रॉप भी सामने है, सरसों का आप देख रहे हैं, सरसों का क्रॉप है, क्रश नहीं हो पा रहा है बिकॉज उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब है, तो तेल की कोई कमी नहीं है। कंज्यूमर को चाहिए उतना तेल लोकल सोर्सेज से, इम्पोर्टेड सोर्सेज से इंडिया में अवेलेबल है, देश के हर कोने में हर पोर्ट पे अवेलेबल है। इतना हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री ने एक एफिशिएंट काम किया है कि ऐसा सप्लाई चेन बनाया रॉबस्ट, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से लिंकेज बना के कि इवन कोविड टाइम में हमने देखा कि कहीं भी हमारी एसोसिएशन ने जो एफर्ट किए गवर्नमेंट के साथ मिलके, डॉक्टर मेहता ने, हमने, अतुल जी, अजय जी, सबने मिलके, कि कहीं कोई शॉर्टेज नहीं बनी तेल की। तो ये खुशी की बात है। और दाम जो आप मेन पूछना चाहते हैं, दाम अभी बहुत रीजनेबल दायरे में है। दाम हमारे जो चल रहे हैं, सोयाबीन ऑयल के दाम है वो करीबन $1000 के दाम है अगस्त शिपमेंट के, और आगे जाके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के तो दाम 900। मैं इसलिए पूछ रहा था कि फेस्टिवल सीजन है और सरकार का इस बार प्राइस को लेकर काफी फोकस रहता है। जैसा आप कह भी रहे, सरकार का मकसद ही यही है कि सप्लाई चेन को बेहतर करे ताकि प्राइस पर किसी तरह का असर न हो। क्या लग रहा है दाम आगे किस तरफ जाने वाले? अभी तो रिजनेबल है, आगे क्या होंगे? आगे दाम कोई ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। अभी जो दाम है उससे मैक्सिमम 2 या 3% बढ़ेंगे, या हो सकता है 5% कम भी हो जाए। सो दाम के बारे में आगे भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फेस्टिवल सीजन में अच्छी तरीके से मिलेगा। जैसे मैंने कहा, सोयाबीन ऑयल का दाम अगस्त का $1000 है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का $970 है। सल्फर का अभी अगस्त का दाम 1030 है और आगे जाके 1020 है। और पाम में अभी दाम जैसे 965 का चल रहा है जुलाई शिपमेंट का, और आगे का अगस्त, सितंबर और ओएनडी का भाव चल रहा है 945 का। तो वो आगे से 3 से 5% कम ही है आगे के दाम अभी से लेके। ओके, नहीं आगे भी उस तरह की चिंता करने की बात नहीं कि सप्लाई यहां पर पर्याप्त है। विजय डाटा जी, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा सरसों को लेकर। सरसों में जिस तरह की कैचअप रैली दिखी, लेकिन अब वहां पर भी भाव स्थिर दिख रहे हैं। क्या लग रहा है आगे किस तरह प्राइस जाते दिख रहे हैं सरसों के? देखिए, नाफेड ने अभी मैंने पढ़ा है कि 18 तारीख से सुना है कि वो सरसों बेचेंगे राजस्थान में भी और अन्य राज्यों में भी। नाफेड यदि मार्केट रेट पे छोड़ता है तो क्रशिंग बढ़ेगी और तेलों के भाव घट सकते हैं। यदि नाफेड मार्केट रेट पे नहीं बेचता है, वो एडमेंट रहते हैं कि एमएसपी के आसपास ही बेचेंगे, तो एमएसपी के आसपास का जो तेल है वो करीब 120 से ऊपर पड़ता है। फिर वो बिकेगा भी नहीं और कंज्यूमर उस भाव का लेगा भी नहीं, क्योंकि इंपोर्टेड ऑयल काफी सस्ते हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि मार्केट रेट पे ही इनको बेचना चाहिए। उनके पास 2022 का भी सरसों रखी है, 23 की भी रखी है, 24 की भी रखी है। इनको अब समय आ गया है कि सरसों रिलीज करनी चाहिए। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम होती है और लोकल ऑयल सीड भी क्रश होता है और कंज्यूमर को सरसों का तेल खाने को भी मिलता है। जी सर, बिल्कुल, नई सप्लाई आएगी तो बिल्कुल क्रशिंग बढ़ेगी और यहाँ पर पर्याप्त सप्लाई होगी। जो सरसों खाना चाहते हैं, सरसों के तेल पसंद करते हैं, उनके लिए मार्केट में पर्याप्त सप्लाई भी होगी और बाकी खाने के तेल पर भी दबाव उसका पड़ेगा। मेहता जी, अब बजट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं नेशनल एडिबल ऑयल मिशन की चर्चा काफी समय से हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ दिख नहीं रहा है। क्या हो रहा है, क्यों देरी हो रही है? देखिए, लास्ट 4 साल से अगर आप बजट देखें तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के वक्त में हर दफा बोला है कि भाई हमारे ऑयल सीड इज अ फोकस एरिया, मगर साथ में जो नेशनल ऑयल सीड फंड जो देना था
वो अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो क्या फोकस में इतना डिफोकस नहीं हो रहे हैं हम लोग? काफी साल, इतने साल हो गए। वही मैं कहना चाहता हूँ कि ये साल हमने फिर से अपील की है गवर्नमेंट को, अगर हमको जो अपनी डिपेंडेंसी जो 60% है उसे कम करनी है तो आपको ऑयल सीड पे फोकस करना पड़ेगा। और ऑयल सीड फोकस करने के नेशनल ऑयल सीड डेवलपमेंट के लिए कम से कम हर साल 5,000 करोड़ अगले 5 साल तक देना चाहिए, ताकि उसमें कुछ काम हो सके और अपनी डिपेंडेंसी कम हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये साल, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पोस्ट इलेक्शन में भी बताया था कि भाई ऑयल सीड इज अ फोकस एरिया, तो उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी स्कीम बाहर आएगी नेशनल ऑयल सीड डेवलपमेंट के लिए, और उम्मीद करते हैं उससे वजह से कोई थोड़ा फर्क पड़े। ओके, बिल्कुल। तो उम्मीद यही की जा रही है कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन पर इस बार कुछ ठोस कॉन्क्रीट फैसला हो, ताकि ग्राउंड पर उसका असर दिखे और धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर कम हो। हालांकि चर्चा काफी समय से हो रही है, दिख तो अभी तक कुछ रहा नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपोर्ट को लेकर। जिस तरह से रिफाइंड तेल का इंपोर्ट देश में हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है कि अब रिफाइंड पर हमारा फोकस ज्यादा होता जा रहा है, क्रूड ऑयल पे कम फोकस हो रहा है? क्या वजह है इसके पीछे, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, इंडोनेशिया मलेशिया में जो पाम पे ड्यूटी इन्वर्टेड ड्यूटी है, सीपीओ के ड्यूटी ज्यादा है और आरबीडी ओलिन में ड्यूटी कम है, उसके वजह से ज्यादा आरबीडी ओलिन आ रहा है। अगर आप देखें तो 4-5 साल पहले हार्डली 2-3 लाख टन ही आरबीडी ओलिन आ रहा था, उसकी जगह अभी 20 से 25 लाख टन आरबीडी ओलिन आया। और ये साल मेरे को लग रहा है कि उससे भी अगर कोई बदलाव नहीं किया तो 30 लाख टन आएगा। मतलब आप 90 लाख का इंपोर्ट जो पाम का है उसमें 30 लाख टन रिफाइंड में आएगा। उसके वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को तबाह हो जाएगी। पाम ऑयल, क्योंकि एक तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डाउन हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट डाउन हो जाएगा, वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो ड्यूटी डिफरेंस अभी 7.5% का है वो बढ़ा के 15% मिनिमम कर दे। दैट इज 1 पॉइंट। सेकंड, एक जरूरी है कि हम बात करते हैं कि किसान की, कि किसान को सही दाम मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट को वो भी सोचना पड़ेगा कि जो आज करंट ड्यूटी है, जो 5.5% सीपीओ में है तो क्रूड में और 12.5% आरबीडी ओलिन में है, ये तो बाकी के रिफाइंड ऑयल में, वो बढ़ा के 20% क्रूड ऑयल पे लेके जानी पड़ेगी और 35% रिफाइंड पे लेके जाना पड़ेगा, ताकि किसान को सही दाम मिले। हम चाहते हैं कि किसान को सही दाम मिले, तभी हो गया। नहीं तो अभी आप देखिए लास्ट 8-10 साल का प्रैक्टिकली जो प्रोडक्शन है लगभग प्लेटू है, 35 मिलियन के आसपास ही, बढ़ नहीं रहा है। और हमारी उत्पादकता भी नहीं बढ़ रही है, 1100 किलो से ज्यादा नहीं है। तो जरूरी है कि भाई किसान को सही दाम मिले तो ही हो करेगा, नहीं तो क्या करेगा, वो दूसरे क्रॉप में चला जाएगा और आप डिपेंडेंस आपकी बढ़ती जाएगी। तो जरूरी है कि 2 चीज आई रिपीट, ड्यूटी डिफरेंस आप बढ़ाइए, जो आज 7.5% है उसका आप 15 कीजिए। दूसरा जो ड्यूटी है क्रूड पे 20% कीजिए और आरबीडी ओलिन में रिफाइंड में आप 35% ड्यूटी करनी जरूरी है। ओके, बिल्कुल, क्योंकि ये समय भी ऐसा है, क्योंकि आप यहाँ पे भी रिजनेबल प्राइस है और दाम उस तरह के बढ़ नहीं रहे हैं, एडिबल ऑयल की महंगाई को लेकर चिंता नहीं है, तो आपके पास रूम है कि आप यहाँ पे ड्यूटी को बढ़ाए और जो रिफाइंड है और क्रूड का है उसके ड्यूटी डिफरेंस को ज्यादा करे, ताकि रिफाइंड यहाँ पे डायरेक्ट ना आए, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ज्यादा हो जाए। आप बजट के तौर पर क्या देख रहे हैं, क्या इंडस्ट्री को चाहिए, जो अगर हो तो इंडस्ट्री में कुछ बड़े बदलाव हो, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के तो में क्या मांग चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, सब में पहली बात तो ये है कि ड्यूटी डिफरेंस बढ़ना, क्रूड और रिफाइंड का, ये जैसे डॉक्टर मेहता ने कहा, इसको 15% डिफरेंस करना सब में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हुआ है। इंडस्ट्री का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है अभी 55-60 पे चल रहा है, वो जब तक 80 नहीं ले जाएंगे उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। अभी वो लॉस पे या ब्रेक इवन पे चल रहा है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये, जो एब्सोल्यूट ड्यूटी जो है उसके स्तर को बढ़ाने की जो बात है, देखिए किसानों के हित में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ने बोला ही है ये सब बातें। अब कंज्यूमर और इन्फ्लेशन और प्राइस कंट्रोल, वो इलेक्शन के पहले वो बहुत बड़े मुद्दे थे। अब इलेक्शन हो चुका है, लेकिन अब थोड़ा किसानों पे भी गौर करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पे गौर करना चाहिए और ये जो बहुत ज्यादा कंज्यूमर के फेवर में टिल्ट कर गया है जो पेंडुलम, उसको बैलेंस आउट करना चाहिए। और वो बैलेंस आउट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए एंड हम होपफुल है कि बजट में इस पे वो व्यू करेंगे। लेकिन इंडस्ट्री के लिए सब में पहले जरूरी है ड्यूटी डिफरेंस को बढ़ना और ये 15% ड्यूटी डिफरेंस क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल में होना। बिल्कुल, क्योंकि ड्यूटी डिफरेंस कम होने की वजह से उसका अनड्यू एडवांटेज वहां पर मलेशिया और इंडोनेशिया उठा रहे हैं और यहाँ पर लगातार रिफाइंड पाम तेल के यहाँ पर इंपोर्ट जिस तरह से बढ़े हैं, वो चिंताजनक बात है। एक बड़ा मुद्दा है, तो वो इसको जरूर इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, बजट में या बजट के बाहर भी, लेकिन इस पर फैसला होना चाहिए। विजय डाटा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे भी एक सवाल ले लेता हूं, आप क्या चाह रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में? देखिए, जो बात इन्होंने इंपोर्ट ऑयल पर कही है, ड्यूटी बढ़ाने की बात,
वो तो बहुत आवश्यक है ही। दूसरा, एडिबल ऑयल मिशन, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में गवर्नमेंट अच्छा प्रोविजन करेगी और बजट एलोकेशन भी अच्छा करेगी। तीसरा, उसी के तहत ही आएगा देश में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उसके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जीएम सीड के बारे में भी गवर्नमेंट भी सोच बोल सकती है। अच्छी क्वालिटी के सीड्स किस तरीके से रिलीज करेंगे, इसके बारे में कोई प्रोग्राम आ सकता है। क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने की बात है। इंडिया में बहुत जगह पर राइस में, पैडी में 2-3 क्रॉप ले रहे हैं, उसमें से एक क्रॉप रोटेट की जा सकती है ऑयल सीड की तरफ, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज भी कम हो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, पानी का कंजम्पशन भी बैलेंस हो। इसके बारे में कुछ फैलो लैंड के बारे में कुछ आइडिया आ सकता है। उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। इंपोर्टेड ऑयल का मात्रा कम करने के लिए हमको देश में पैदावार बढ़ानी ही होगी। दूसरे, इंडिया में इंडस्ट्री मार्जिन में तभी रहती है जब इंपोर्ट ड्यूटी कम से कम 25-30% होती है। इससे नीचे जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी जाती है, ऑयल इंडस्ट्री में क्रशिंग मार्जिन्स और सॉलिड प्लांटों में भी मार्जिन्स खत्म होते जाते हैं, क्योंकि तेल सस्ते होते हैं इंपोर्टेड, और प्लांट से जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो दाम हम प्रॉपर कंज्यूमर से नहीं ले पाते हैं। इसलिए ऑयल इंडस्ट्री और सॉलिड प्लांट घाटे में चल रहे हैं। उसके बारे में, इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए। अदरवाइज ये ऑयल इंडस्ट्री खत्म होती जाएगी और हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जी सर। अगर हम किसानों को बेहतर भाव नहीं देंगे तो क्यों पैदावार करेंगे? आज देख रहे हैं अगर दालों के दाम ज्यादा है तो इस बार की बुआई देखिए, जो एग्रीकल्चर के जो नंबर अभी आ रहे हैं, अरहर में आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा दिख रहे हैं, इसलिए कि उनको भाव बेहतर मिले हैं। तो भाव के हिसाब से ही वो अपनी खेती करते हैं। आप भले ही उनको एमएसपी के जरिए या बाकी इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करें, लेकिन वो पहले वो भाव देखते हैं, उसके बाद ही खेती की तरफ जाते हैं। चलिए, एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो और भी कई सारे मुद्दे हैं जो इंडस्ट्री रखना चाहती है सरकार के सामने, वो वापस से आपके पास लेके आएंगे। तो जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बजट से ठीक पहले हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं कमोडिटी महापंचायत, जहां हम आज खाने के तेल मार्केट पर बात कर रहे हैं। मेहता जी, अब अगली डिमांड आपकी जो डीओआरबी के जीएसटी इंपोज करने की मांग आप लोग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्यों जीएसटी की डिमांड आपकी होनी चाहिए? आमतौर पर इंडस्ट्री उसे रिमूवल की बात करती है, वहां पर नील ड्यूटी है, आप वहां पर 5% लगाने की बात कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है कि जीएसटी राइस ब्रांड पे नहीं है, तो डीओआरबी पर जीएसटी है 5%, तो उसके वजह से आरबी राइस ब्रांड डायरेक्टली फीड में जा रहा है। हम चाहते हैं कि जीएसटी लग जाए तो डेफिनेटली डीओआरबी राइस ब्रांड प्रोसेसिंग में आएगी, इसके लिए जरूरी है। और सेट ऑफ नहीं मिल रहा है, आज 50% सेट ऑफ मिल रहा है डीओआरबी में। अगर उसमें ड्यूटी लग गई, जीएसटी लग गई, तो 100% सेट ऑफ मिलेगा। दैट इज वन रीजन। एक रीजन है कि आज जो हैंकी पैंकी बूथ हो रही है राइस ब्रांड और डीओआरबी में, वो बंद हो जाएगी, एक क्लीन बिजनेस हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि भाई जीएसटी उसमें लग जाए डीओआरबी पे। ओके सर, एक और सवाल मेरा होगा, जो ऑल्टरनेटिव अब सोर्सेज से या और भी जितने तरह के यहाँ पे विकल्प है, कितनी क्षमता हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जिसमें राइस ब्रांड भी आता है, कॉटन सीड ऑयल भी आ गया, बाकी खाने के तेल भी आ गए, वो उससे हम कितनी क्षमता बढ़ा सकते हैं? कितना हमारे पास पोटेंशियल है? पोटेंशियल तो काफी है। देखिए, राइस ब्रांड में बात करूं, राइस का टोटल पोटेंशियल अबाउट 18 लाख है, आज हम 10 लाख टन पैदा कर रहे हैं। कॉटन है कम से कम 16 से 17 लाख टन पैदा कर सकता है, हम 12 लाख टन पैदा कर रहे हैं। हम टीबीओ ट्री बोर्न ऑयल सीड जो 5 लाख टन उसे पैदा कर सकते हैं, हार्डली 50,000 1 लाख टन पैदा करता है। अगर वो अपने पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, थोड़ा उसको चैनलाइज किया, तो डेफिनेटली अगले 3 साल में कम से कम 500,000 टन एडिशनल ऑयल नॉन ट्रेडिशनल सोर्स से मिल सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली फोकस चाहिए। जैसे टीबीओन्स में है तो उसमें भी जो वैल्यू एडिशन की बड़ी बड़ी अच्छी गुंजाइश है कोकोमोट इक्विवेलेंट बनाने की, तो वो है। राइस ब्रांड तो आज पॉपुलर हो रहा है, और भी जितना थोड़ा अगर ड्यूटी बढ़ेगी तो राइस ब्रांड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली ज्यादा प्रोसेसिंग होगा। सेम वे कॉटन सीड ऑयल है, तो तीनों ऑयल मिला के कम से कम 1 मिलियन तक का पोटेंशियल रियलाइज कर सकते हैं अगले 3 या 5 साल में।
ओके संदीप जी, आपके पास मैं आता हूँ कॉटन सीड ऑयल को लेकर। हालांकि 12 लाख टन के आसपास हम उत्पादन करते हैं, आपको क्या लग रहा है कितनी क्षमता है? क्योंकि ये काफी क्वालिटी वाइज भी या प्रिजर्व करने के लिए अगर कुछ फूड प्रोडक्ट के लिए बेहतरीन तेल माना जाता है, उसके बाद भी हम इसके क्षमता का क्यों नहीं इसको बढ़ा पा रहे हैं? क्या दिक्कत हो रही है? देखिए विश्वमोहन जी, कॉटन ऑयल का भी हमने सेमिनार अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद गुजरात स्टेट जो है वो कपासिया तेल जो कॉटन ऑयल है वो लार्जेस्ट कंज्यूम करता है और उनको फ्राइंग के लिए ये बेस्ट ऑयल है वर्ल्ड में। फिर भी क्षमता क्यों नहीं बढ़ पा रही है? नहीं, इसमें देखिए कॉटन का प्रोडक्शन का सवाल है। कॉटन का प्रोडक्शन हमारा 310-20 लाख बेल के आसपास रुक चुका है, जो एक बार 370-80 लाख बेल गया था। हमने तो गवर्नमेंट को और जो कॉटन वाली एसोसिएशन को कहा है, कॉटन के प्रोडक्शन को 500 लाख बेल तक ले जाइए और उसका जो सीड बनेगा उसमें 2/3 सीड होता है कॉटन में, जब फार्म से लेते हैं। तो हम पूरा का पूरा हम लेने को तैयार है, उसको प्रोसेस करके ऑयल यूज करने को तैयार है, क्योंकि हम इतना तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण है कि कॉटन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। दूसरा कारण है हमारे यहाँ साइंटिफिक प्रोसेसिंग नहीं होता है कॉटन सीड का। हमारे यहाँ वो क्या होता है, एक बिनोला खिला देते हैं या फिर उसके बाद में बिनोला से खल बना के वो खल खिला देते हैं जिसमें 6.5-7% तेल होता है। एक्चुअली हमें बिनोला को प्रोसेस करके साइंटिफिकली डिलिंटिंग और डीहलिंग करके और उसके खल से भी डी ऑयल केक बना के, सो दैट पूरा का पूरा 17-18% तेल जो सीड में है वो हम रिकवर कर लें और हम डी ऑयल केक दें। और वो डी ऑयल केक जो है जो हम मौजूदा जो उत्पादन उससे भी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। यस, उससे भी बढ़ सकता है। उससे भी डॉक्टर मेहता ने जैसे कहा कि 3 लाख टन तो एडिशनल हम साइंटिफिक प्रोसेसिंग से बढ़ा सकते हैं और बाकी हमारा यदि कॉटन प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो और बनेगा। तो ओवरऑल मैं कन्विंस्ड हूँ कि भाई 10 लाख टन तेल, कॉटन हो गया, राइस ब्रान हो गया, ट्री बर्न ऑयल सीड हो गया, ये जो नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस है, मक्के का तेल, इस मक्का का तेल, इससे अगले 3 सालों में यदि फोकस किया जाए तो 10 लाख टन तेल इससे हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ओके, तो एक अच्छी बात है कि इसमें करके। लेकिन सर, अब खाने के तेल के अगर उत्पादन की बात करें तो एरिया जिस तरह से ट्रेडिशनल फसलों पे ज्यादा है, चाहे गेहूं चावल को लेकर हो, और बड़े मेजर स्टेट्स वगैरह में उसी पे फोकस होता है आमतौर पे, आसान लगता है लोगों को, एमएसपी में बेचना भी आसान लगता है। कैसे यहाँ पर सरसों का या जो उस एरिया के जो मेजर तिलहन के क्रॉप हो, कैसे वहां पर बढ़ाया जा सकता है? किसानों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? नहीं, हमने भी जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो चला है उसमें हमने एक मॉडल फार्म का भी प्रोग्राम लिया है। मॉडल फार्म प्रोग्राम के थ्रू हाई प्रोडक्ट कैसे हो, पहले कैस्टर में की, ये साल हम मस्टर्ड में भी मॉडल फार्म कर रहे हैं। कम से 1200 मॉडल फार्म करने जा रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि भाई कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े और किसान को समझाना चाहते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट है। कैस्टर की मैं बात करूं, आज से 8 साल पहले हमने प्रोग्राम गुजरात में चालू किया था। तभी गुजरात या तो ओवरऑल 1500 किलो का प्रोडक्ट पर हेक्टर का, आज 2200 किलो पे पर हेक्टर में प्रोडक्ट पहुंचा है। सेम मस्टर्ड में भी हम वही काम कर रहे हैं और अभी और एक्सपेंशन कर, ये साल ग्राउंडनट में और सनफ्लावर में भी मॉडल फार्म कर रहे हैं ताकि किसान को समझा सके कि प्रोडक्ट कैसे बढ़ सकते हैं। एक और चीज आपको मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ, जो ड्यूअल राइस ब्रान है उसका एक्सपोर्ट अगस्त 2023 से बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तभी बोले कि दूध के भाव ज्यादा है, उसके वजह से डीआरबी का बंद कर दिया। आज दूध के भाव तो और भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मगर ड्यूअल राइस ब्रान की वजह से नहीं, दूसरे फैक्टर के। हमने बार बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि आप डीआरबी जो खास तौर पे ईस्टर्न इंडिया में पैदा होता है उसके लिए आउटलेट खाली एक्सपोर्ट है, और वो आप अगर वहाँ के सारे प्लांट आज बंद पड़े हैं या तो आधे कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहे हैं क्योंकि आउटलेट नहीं है, क्योंकि वहाँ कैटल फीड इंडस्ट्री नहीं है ईस्टर्न इंडिया में। और जो उसका कंज्यूमिंग सेंटर है वो गुजरात है या तो सदर्न इंडिया है। तो फिर से 31 जुलाई से लास्ट डे, तब तक बैन का ऑर्डर है। तो हमने फिर से रिक्वेस्ट की कि अभी आगे बैन उठा लीजिए ताकि जो खास करके ईस्टर्न इंडिया के जो सोलर प्लांट्स हैं वो सही वक्त पे चले। बिल्कुल। चलिए, बैन की आपने बात कर ली तो एक और बैन की बात कर लेते हैं, वायदा बाजार को लेकर। संदीप जी, क्या लग रहा है? काफी समय से, लंबे समय से बैन है, अब तो चुनाव भी हो गए, क्या उम्मीद कर रहे हैं? 30 सेकंड में जवाब दीजिए, और क्यों जरूरत है इंडस्ट्री के लिए? बहुत जरूरत है हमें। हेजिंग का मैकेनिज्म नहीं है, प्राइस डिस्कवरी के लिए दिक्कत हो रही है। फॉरेन के सब वायदा बाजार चल रहे हैं, जो प्लेयर्स जिनका फॉरेन में और इंडिया में दोनों जगह ऑपरेशन है वो तो आराम से चाइना में, मलेशिया में, शिकागो में हेज कर लेते हैं, और इंडियन प्लेयर्स के हमने हैंडीकैप बना रखा है और उन लोगों को बोलते हैं आप खेलिए। तो ऐसे हाथ पांव बांध के तो नहीं कर सकते ना। तो आज कमोडिटी ट्रेड का एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट एक एसेंशियल पार्ट है, इसलिए फ्यूचर्स मार्केट जल्दी में जल्दी खोलने की जरूरत है और ये किसानों को भी हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है और आप उससे वहां पे जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसे हेज करने के लिए कुछ मैकेनिज्म तो आपके पास चाहिए। आप कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, उसमें जरूर क्या, किसान भी सोचते हैं कि भाई आगे क्या भाव मिले और इसे बेस पे वो अपना सोइंग का पैटर्न करते हैं। आज मैं एक एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ सोयाबीन मिल, एग्जांपल दे रहा हूँ।
मेरे को 3 महीने के बाद में एक्सपोर्ट करना है, तो आज मेरे पास हेजिंग नहीं है, नहीं तो मैं हाउ डू आई रिकवर माई सोयाबीन, तभी लेना है। तो उसके लिए जरूर कि आज अगर मेरे पास हेजिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, तो मैं 3 महीने के पहले का सोयाबीन बुक कर लूँ आज, तो देन आई विल नॉट विद द लॉस। वो फैसिलिटी है नहीं, और उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो गवर्नमेंट को जितने खासकर इंटरेस्ट कमोडिटी सोयाबीन है और पाम है, उसमें तो खोल देना चाहिए। जबकि हम लीडिंग कंज्यूमर हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, इंपोर्टर है, और आपको इतने तरह के रिस्क है, और बाजार के रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग के टूल्स तो होने ही चाहिए। विजय डाटा जी, छोटा जवाब दीजिएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? वायदा जो वैन है खाने के तेल के मार्केट का, तेल तिलहन का, इसे शुरू करना चाहिए या नहीं? जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। इसको बंद रखने का अब कोई आवश्यकता नहीं है। ऑयल सीड्स पे भी, मस्टर्ड और सोयाबीन पे भी, और सारे इंपोर्टेड पाम ऑयल और सनफ्लावर और सनफ्लावर पे चालू है, सोया ऑयल और पाम ऑयल दोनों पे खोल देना चाहिए। कच्ची घानी पे भी, सरसों तेल पे भी वायदा बाजार खोल देना चाहिए। अब इसको बंद रखने की कोई आवश्यकता नहीं जी। ओके, यानी इंडस्ट्री के जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी भी डिमांड है, और किसान उत्पादक जो संगठन है, पीओस वगैरह, वो भी यही मांग कर रहे हैं कि वायदा बाजार की शुरुआत होनी चाहिए, ताकि जो तमाम तरह के मार्केट से जुड़े हुए जो रिस्क है, उस रिस्क को कम किया जा सके, हेजिंग के एक टूल्स बाजार को मिल सके। चलिए, इसी नोट के साथ इस शो को यहीं खत्म करेंगे। शुक्रिया मेहता जी आपका, संदीप बजोरिया जी आपका, और विजय डाटा साहब आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे लिए और इस खास पेशकश को खास बना दिया। हम हर साल इंडस्ट्री की डिमांड इसी तरह से लेते हैं। अब सरकार क्या कुछ सोचती है, देखते हैं, और हालांकि फैसले भी काफी होते हैं, अमल कितना हो पाता है, कितना कुछ मिलता है, ये देखने वाली बात होती है। इसी नोट पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।